नमस्कार दोस्तों, आप सभी का उत्पल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त एक बार आप सभी दोस्त सेशन को शेयर कर दें और जो भी मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आप सभी एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और आप सभी के लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस क्लासेस दी जा रही हैं जो आपके यूपी टेट सुपर टेट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी एक बार सेशन को शेयर करेंगे और आप सभी एक बार क्लास को लाइक भी करेंगे। देखिए दोस्त, अगर जो भी मित्र पहली बार इस चैनल पे आए हैं वह मित्र अगर उनको पढ़ना है और भी क्लासेस देखनी है, जैसे प्रैक्टिस के थ्रू आपको देखना और भी प्रैक्टिस देखना है, तो आप प्लेलिस्ट बना होगा वहाँ पर जा करके आप विजिट करके आप देख सकते हैं। अलग अलग प्रैक्टिस क्लासेस दी गई हैं सीटेट के लिए, यूपी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए। आप सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। और जो भी मित्र क्लास को देखते हैं, पढ़ते हैं, आप सभी को पूरा एक्सप्लेनेशन जो चारों ऑप्शंस आप सभी के सामने दिखते हैं उसके एक्सप्लेनेशन विधिवत बेहतरीन तरीके से समझाया जाता है। और आप सभी जरूर लिखें और लिखेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी और सारी चीज़ों को आप बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। तो दोस्तों आप एक बार सेशन को शेयर कर दें। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है और बताइए आपका कौन सा राइट ऑप्शन होगा। पहला क्वेश्चन आप सभी से कह रहा है कि पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा है, आप इसे ध्यान देंगे। करा की सृजनात्मक मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है या किस मनोवैज्ञानिक द्वारा कहा गया है? करा डेवर द्वारा, वाटसन द्वारा, वुडवर्ड द्वारा, गिलफोर्ड द्वारा। जी आप बताएंगे इसका कौन सा राइट ऑप्शन होगा। देखिए परिभाषाओं की जब बात करते हैं सृजनात्मकता चैप्टर की, जब बात करते हैं सृजनात्मकता की डिफिनीशन की, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बात करें आप सभी के सुपर टेट और यूपी टेट को ध्यान में रख करके पूरा प्रैक्टिस क्लास बनाई गई है और आप इसे अवश्य देखें। और पिछली बार सुपर टेट अगर 2 बार हुआ, 68,500 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है, तो सृजनात्मकता चैप्टर से 2-1 क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है यह चैप्टर। और बात करें तो आप सभी इसे ध्यान देना, आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। वह राइट ऑप्शन होगा, एक करेक्ट ऑप्शन होगा। यह डिफिनीशन किसका है? ड्रेवर का डिफिनीशन है, इसे आप ध्यान देना। पहले का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करें वाटसन की दोस्त, वाटसन जो बोले जाते हैं व्यवहारवाद के जनक, व्यवहारवाद से जुड़े थे, व्यवहारवाद के जनक बोले जाते हैं वाटसन। और बात करें जब हम बात करते हैं वुडवर्ड की बात करते हैं, तो यह भी वुडवर्ड क्या थे? व्यवहारवाद से जुड़े थे और इनके द्वारा एस ओ आर की क्या बोले जाते हैं? जनक बोले जाते हैं। और बात करें इनके द्वारा, वुडवर्ड के द्वारा क्या दिया गया? प्रश्नावली विधि की बात की गई। प्रश्नावली विधि के भी जनक बोले जाते हैं, विधि के जनक भी बोले जाते हैं। इसे आप नोट करेंगे। देखिए सारी चीजें एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको बताई जा रही है। गिलफोर्ड की बात करें, गिलफोर्ड भी बहुत महत्वपूर्ण, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है, तो इसे आप ध्यान देना। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, इसे आप सभी नोट कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप सभी पढ़िए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। कह रहा है कि प्रत्याशा, अफेड़ा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? देखिए मोटिवेशन चैप्टर की जब बात करते हैं, मोटिवेशन चैप्टर की जब बात करते हैं, तो आप सभी से इस चैप्टर से कम 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने? 2 से 3 क्वेश्चंस। और भाई साहब जब आप बात करते हैं कि यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो अब्राहम मैस्लो की बात करें, अब्राहम मैस्लो के द्वारा अफेड़ा का पदानुक्रमिक सिद्धांत, अफेड़ा का पदानुक्रम सिद्धांत। बात करें विक्टर बूम की बात करें, विक्टर बूम का जो सिद्धांत था उसे हम जानते हैं प्रत्याशा का सिद्धांत, मोटिवेशन के प्रत्याशा का सिद्धांत। हल की बात करें, हल के द्वारा प्रबलन या सबलीकरण का सिद्धांत, अफेड़ा का प्रबलन या सबलीकरण का सिद्धांत दिया गया है। इसे आप ध्यान देना, आप सभी से पूछा जा सकता है। और जब बात करते हैं हालो की बात करते हैं, हालो के द्वारा आंतरिक अफेड़ा का सिद्धांत दिया गया है, आंतरिक अफेड़ा का सिद्धांत दिया गया है। और बात करें जो हालो था, हालो प्रयोग किया था बंदर पर। किस पर प्रयोग हुआ था? प्रयोग किया था बंदर पर। बात करें तो बंदर पर या बंदर को नचाता था, हालो बंदर को नचाता था। जैसे आपने देखा होगा एक मदारी वाला होता है जो बंदर को नचाता है, वैसे यह भी नचाता था। और देखा कि बंदर को नचाने के लिए वह कई चीजें प्रयोग करता था, जैसे
उसको कोई कुछ ना कुछ खिलाता था बंदर को, इसके बाद बंदर नाचता था। और इसमें क्या हुआ कि जब बंदर, कभी ऐसा हुआ जब उसके पास सामान नहीं था खिलाने के लिए, तो बंदर ने क्या किया, बंदर को खिलाने के लिए वह कुछ भी नहीं दिया, तब भी बंदर नाचने लगा। तो वह बहुत संशय में पड़ गया, बहुत चिंतित हो गया, सोचने लगा कि अगर हम रोज खिलाते हैं तब तो बंदर नाचता था, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि बंदर को हम खिलाए भी नहीं तो बच्चा नाचने क्यों लगा। तो ऐसे ही जब हम बात करते हैं शुरू में, जब हम पढ़ने जाते हैं विद्यालय में, जब विद्यालय पढ़ने के लिए जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, छोटी क्लास में जब रहते हैं, फर्स्ट में सेकंड में, तो हम बहुत ज़्यादा पढ़ने की लालच में जाते हैं पढ़ने के लिए। और जब लालच पे जाते हैं तो धीरे धीरे ऐसा हो जाता है, एक दिन ऐसा आता है जब हम बिना लालच की चीज़ें पढ़ने लगती हैं और सीखने लगते हैं। तो उसी का सिद्धांत था मोटिवेशन का चैप्टर के, जब आप पढ़ेंगे तो हल्लो के सिद्धांत, आंतरिक अपेड़ा का सिद्धांत कहलाता है, आंतरिक अपेड़ा का सिद्धांत, इसे आप नोट करेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि आप सभी को विधिवत तौर पर बेहतरीन तरीके से समझाने का मेरा प्रयास जारी है और मैं लगातार सोचता हूं कि आप सभी को बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करूं। और आपका राइट ऑप्शन होगा सेकेंड का बी ऑप्शन राइट होगा, विक्टर बूम इज द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। जब बात करते हैं, फिर आप सभी के सामने क्वेश्चन है, कार्य को प्रारंभ करने, जारी करने और नियमित करने की प्रक्रिया है, क्या कहलाती है? अपेड़ा, सृजनात्मकता, चिंतन, कल्पना। देखिए जो चैप्टर आप सभी के सामने जो ऑप्शंस दिख रहे होंगे वह एक अपने आप में एक चैप्टर है जो आप सभी के यूपी टेट सुपर टेट में मिलेगा। और बात करें तो यार डिफिनीशन किसकी, जब बात करते हैं मोटिवेशन चैप्टर, आप सभी के सुपर टेट में जीवन कौशल का पार्ट है, इसकी लाइफ का जो लाइफ स्किल का चैप्टर आप सभी के 10 नंबर में आएगा, वहां से पूछा जाएगा। और यूपी टेट की बात करें तो आप सभी के यूपी टेट के सिलेबस में बाल मनोविज्ञान के सिलेबस में यह दिया गया है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा अपेड़ा इज द राइट आंसर, मोटिवेशन आपका करेक्ट होगा। बात करें, यह डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह डिफिनीशन हमको लगता है 2 से 3 बार पूछा गया है यूपी टेट में। और इंपॉर्टेंट की बात करें तो यह किसके अनुसार कहा गया यह भी पूछा गया है, तो इसे आप ध्यान देना। गुड के द्वारा यह डिफिनीशन कहा गया है मोटिवेशन में चैप्टर जब आप पढ़ेंगे, गुड के अनुसार यह कहा गया है कि कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मोटिवेशन कहलाता है, अपेड़ा कहलाता है। इसे आप ध्यान देंगे तो आपका राइट ऑप्शन होगा ए इज द करेक्ट आंसर। थर्ड का आपका राइट ऑप्शन होगा ए। अब बात करेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन, आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। आप सभी के लिए निरंतर नियमित तौर पर मेहनत किया जा रहा है, सिखाने का प्रयास जारी है। मैं सोचता हूं आपको कितना सिखा दूं, कितना पढ़ा दूं, जिससे आप सभी कम से कम, हर बच्चों का मेरा यही उद्देश्य होता है, कम से कम आप 28, 29, 30 नंबर सब बच्चे पा जाए। तो अब बात करते हैं, आप सभी के लिए प्रैक्टिस बनाई जाती है, कोई भी कॉपी पेस्ट ऐसा नहीं है किसी किताब से या बुक से जो अलग तरीके से सब प्रैक्टिस कराते हैं, वैसा मेरा प्रैक्टिस कराने का तरीका नहीं है। मैं प्रैक्टिस को अपने हिसाब से बनाता हूं, ऑप्शंस अपने हिसाब से रखता हूं और आप सभी से जिससे एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको बता सकूं, इस हर ऑप्शंस को अच्छे से समझा सकूं। तो आप सभी बताएंगे फोर्थ नंबर के लिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? कर अनुच्छेद 21 से, कर अनुच्छेद 17, कर अनुच्छेद 25, कर अनुच्छेद 19। जी बात करेंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा, आप बताने का प्रयास कीजिए। जब बात करते हैं दोस्त, तो या जो 6 से 14 वर्ष की बात जब करते हैं तो 86वें संविधान संशोधन क्या हुआ था? 86वें संविधान संशोधन हुआ। और संविधान संशोधन कब हुआ? वह हुआ 2002 में, 2002 में हुआ। और इसे आप ध्यान देंगे कब हुआ था? 2002 में हुआ था। और कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ था? 86वें संविधान संशोधन के थ्रू हुआ था। इसे आप ध्यान देंगे, यहां से पूछा गया कई बार है आपसे से। और बात करें तो बोला गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें क्या किया जाए? निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। इससे बात करती है। या आपका आर्टिकल की जब बात करते हैं, आर्टिकल कितने में दिया गया है, तो कहा जाता है कि आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 21A में, 21A में, इसे ध्यान देना, आर्टिकल 21A में आपका बच्चे के 6 से 14 वर्ष का बच्चा है, कोई बालक है,
उसका अधिकार है, उसका मौलिक अधिकार है कि वह सरकार के पास जाए और कहे कि मुझे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। अगर नहीं देती है सरकार तो वह जाकर अपने अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो अपील दायर कर सकता है और कह सकता है कि मुझे शिक्षा मिलनी चाहिए। तो आपका राइट ऑप्शन होगा, वह होगा 4 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। फोर्थ का ऑप्शन ए राइट होगा। 21 ए में दिया गया है। अब बात हम कर लेते हैं दिव्यांग बालक के लिए। यह बहुत यूनिक क्वेश्चन है। कहा जा सकता है कि दिव्यांग बालक के लिए कितने से कितने साल के लिए अनिवार्य शिक्षा की बात की जाती है, वह 6 से 18 वर्ष के लिए। जब बात करते हैं अगर बच्चा सही सलामत है, सही है, बच्चे में कोई विकार नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बच्चे का 6 से 14 वर्ष। अगर बच्चे में दिव्यांगता है, बच्चा दिव्यांग बालक है, तो उसे 6 से 18 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा पूरी तरीके से सरकार प्रोवाइड करेगी और बच्चे को देगी। तो आपका फोर्थ का ए ऑप्शन राइट होगा। यह बहुत ही यूनिक क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इसे आप ध्यान देना। आप सभी के सामने बहुत ही यूनिक या क्वेश्चन, इसे आप नोट कर लेंगे, पूछा जा सकता है आप सभी से, या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे आप ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सभी को 6 से 14 वाला तो याद रहता है, लेकिन 6 से 18 वाला भूल जाता है और ध्यान भी नहीं आता, दिमाग में सोच नहीं पाते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 5th नंबर आप सभी देखेंगे और बताने का प्रयास कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने है। कारक पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। कर संवेदी पेशी अवस्था, कर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कर मूर्त ठोस संक्रियात्मक अवस्था, कर औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जी आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। जब बात करते हैं पियाजे के द्वारा क्या क्या दिया गया, पियाजे के द्वारा जब हम बात करते हैं, पियाजे ने अपने सिद्धांत तीन क्षेत्रों में दिया है। नैतिक विकास का सिद्धांत उन्होंने दिया, जिसमें उन्होंने 3 स्टेज की बात की थी, और उन्होंने भाषा विचार के सिद्धांत भी दिया है। जब आप बात करते हैं उनके द्वारा कहा गया विचार भाषा से पहले आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट के लिए बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। और बात करें संज्ञान विकास से भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। और यूपी टेट की बात करें, यूपी टेट में तो हर बार क्वेश्चन यहां से पियाजे से पूछा ही गया है। तो भाई साहब इसे आप ध्यान देना। जब आप बात करते हैं पियाजे के संज्ञान विकास की बात करते हैं, तो 4 स्टेज में उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। कितने स्टेज में? 4 स्टेज में उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। और स्टेज के सामने आप सभी के सामने है, चारों स्टेज यही है और क्रम वाइज है। क्रम से आप सभी याद रखना, पहले पे संवेदी पेशी आता है, दूसरे पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, तीसरे पे मूर्त या ठोस आता है, और चौथे पे औपचारिक अमूर्त जिसे हम बोलते हैं। और एज इसे आप सभी को लिख देते हैं। एज की बात करें, एज भी आप सभी के सामने लिख देते हैं 0 से 2। और जब आप बात करते हैं दूसरी अवस्था की, जब बात करते हैं 2 से 7 वर्ष, और जब तीसरी की बात करते हैं वह होता है 7 से 11 वर्ष, और जब चौथे की बात करते हैं तो यह होता है 11 से 15 वर्ष। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा है? आप सभी से द्वितीय अवस्था पूछा जा रहा है, तो द्वितीय अवस्था आपका होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज इसे बोल सकते हैं। आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपका राइट ऑप्शन होगा। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे, आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और हमें लगता है यह पूछा गया क्वेश्चन है यूपी टेट 2018 के पेपर में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आप सभी के पेपर में आते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। कारक की चिंतन सोच की चर्चा आप सभी से पूछा जा रहा है। चिंतन सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? इनमें से किसने की आप सभी से पूछा जा रहा है। कर जॉन डीबी, जीन पियाजे, फ्लावेल, कर लॉरेंस कोहलबर्ग। जी आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। जी बात करते हैं, आप सभी बताने का प्रयास कीजिए इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने है और बताने का प्रयास कीजिए इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। जब बात करते हैं चिंतन सोच की बात करते हैं, तो यह दिया गया है जॉन डीबी के द्वारा। और एक क्वेश्चन और आप इसे ध्यान देना कि प्रगतिशील शिक्षा की बात कौन करता है? प्रगतिशील शिक्षा की बात कौन करता है? वह करता है जॉन डीबी। जॉन डीबी के द्वारा बोला जाता है प्रगतिशील शिक्षा की बात, जनक बोले जाते हैं जॉन डीबी। और जॉन डीबी क्या करते हैं? कहते हैं कि बच्चे को प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं, प्रगतिशील शिक्षा की बात करते हैं, इसे आप ध्यान देना। और बात कर लेते हैं इनकी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, द स्कूल ऑफ सोसाइटी। देखिए पुस्तक की बात कर लेते हैं, यहीं पे बुक की बात कर लेते हैं, बुक आप नोट कर लेंगे। बुक की बात करें, द स्कूल एंड सोसाइटी,
देखिए बुक से क्वेश्चन की बात करें तो आप सभी के यूपी टेट में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसीलिए मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि बुक से संबंधित क्वेश्चन को आप सभी के सामने रखे जाएं और बताने का प्रयास किया जाए। और जब आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, वह होगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जीन पियाजी की बात करें तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। और जब आप बात करते हैं फ्रावेल के द्वारा, जब बात करते हैं तो इनके द्वारा किंडरगार्टन विधि, कौन सी विधि, किंडरगार्टन विधि, इसे आप ध्यान देना, किंडरगार्टन विधि, विधि के क्या बोले जाते हैं, जनक बोले जाते हैं। देखिए आप सभी को विथ एक्सप्लेन चीजें की जा रही हैं, क्योंकि आप सभी का मेरा है कि मतलब कि आपको जितना से जितना ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें उतने लिए आपके लिए अच्छा ही है। लॉरेंस कॉल की बात करें तो नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत आपका सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप सभी अगर कोहलबर्ग का सिद्धांत पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी जाकर के प्लेलिस्ट में सीटेट का जो आप सभी के लिए प्लेलिस्ट बनाया गया इस चैनल पर ही, वहाँ पर आप सभी पढ़ सकते पूरा एक्सप्लेन करके। और आप सभी को 20 क्वेश्चन के माध्यम से पहले आप सभी को पढ़ाया गया है, उसके बाद प्रैक्टिस के माध्यम से हर क्वेश्चन को समझाया गया है, कैसे उसका आप सभी अप्लाई करेंगे उस पर आप चीज़ों को बताने का प्रयास करेंगे। तो आपका राइट ऑप्शन होगा 6 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, जॉन डीवी इज द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। कारण निम्नलिखित मापन के स्तर में आप सभी से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा मापन कौन सा है। कारण नामित मापन, अनुपातिक मापन, क्रमिक मापन, अंतराल मापन। जी दोस्त, जब बात करते हैं मापन की, जब बात करते हैं तो यह क्वेश्चंस आप सभी के 4 प्रकार के मापन होते हैं। 4 प्रकार का मापन होता है, 4 टाइप का होता है, 4 टाइप्स। तो बात करते हैं कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी से 69,000 शिक्षक भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन है। और बात करें और हमें यूपी टेट की बात करते हैं जब, तो यूपी टेट में हमको लगता है कि लगभग 5 से 6 बार पूछा गया होगा और हमेशा आप सभी से पूछा जाता है। तो सबसे अच्छे मापन की बात करते हैं तो जब आप बात करते हैं 4 मापन कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे नामित मापन, नामित मापन। और दूसरे की जब बात करते हैं जिसे हम जानते हैं क्रमिक मापन। और जब आप बात करें तीसरा जो है उसे हम जानते हैं अंतराल मापन। और चौथे की जब आप बात करते हैं तो वह होता है अनुपातिक मापन। दोस्त, जब आप बात करते हैं अनुपातिक मापन में, अनुपातिक मापन में परम शून्य प्राप्त होता है। यही पूछा गया था सुपर टेट में कि किस मापन में परम शून्य प्राप्त होता है, तो आप बताएंगे अनुपातिक मापन में परम शून्य प्राप्त होता है। इसीलिए सबसे बेहतर माना जाता है वह अनुपातिक मापन करेक्ट माना जाता है और सबसे बेहतर तरीके से या सबसे अच्छा मापन माना जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा, वह राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसे आप ध्यान देना, वह होगा अनुपातिक मापन, बी ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन आप भी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। देखिए मेरा प्रयास लगातार आप सभी को बताने का है, सिखाने का है, समझाने का है, जिससे आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर पा सकें। और दोस्त अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको नॉलेज की बातें भी कर दें। देखिए आप सभी जब बात करते हैं यूपी टेट में, अब तो हमें लगता है नंबर भी ऐड होगा और कम से कम आप सभी यूपी टेट में 120 नंबर प्राप्त करें, 120 नंबर प्राप्त करें, जिससे आप सभी का भविष्य उज्जवल हो सके और आप शिक्षक भर्ती में एक मास्टर के तौर पर बन सके। अब बात करते हैं करा कि अधिगम का क्रिया प्रसूद अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। करा स्किनर, पॉलो, थॉर्नडाइक, अल्बर्ट बंडूरा। जी आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वह होगा क्रिया प्रसूद अनुबंधन का सिद्धांत। ये आपका राइट ऑप्शन होगा, स्किनर के द्वारा कहा गया है। और बात करें इसे हम सभी बोलते हैं, एक अदर भी नाम से बोलते हैं, जिसे हम सभी कहते हैं कि आर-एस बॉन्ड की बात करते हैं। स्किनर आर-एस की बॉन्ड की बात जब आप करते हैं तो इसे हम बोलते हैं अनुक्रिया उद्दीपक। अनुक्रिया उद्दीपक, उद्दीपक अनुक्रिया की जब बात करते हैं, रिस्पॉन्स स्टिमुलस बॉन्ड की बात कौन करते हैं, स्किनर करते हैं। और पॉलो की बात करें, पॉलो के द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। और एक नाम और पूछा जाता है, प्राचीन अनुबंधन का नाम भी पूछा जाता है, जो पॉलो से जुड़े हैं।
जी इसे आप नोट करेंगे, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। थॉर्नडाइक की जब बात करते हैं तो इसे आप ध्यान देंगे, त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। बच्चा त्रुटि करते करते अच्छे से सीख जाता है, या थॉर्नडाइक मानते हैं। और बात करें, और थॉर्नडाइक का एक और सिद्धांत था, अधिगम के 3 मुख्य नियम दिए, अधिगम 3 मुख्य नियम और 5 गौड़ नियम दिए हैं। 5 क्या दिए हैं? गौड़ नियम दिए हैं। कौन दिया है? वह दिया है थॉर्नडाइक। इसे आप ध्यान देना। अर्बन बंडूरा की बात करें, अर्बन बंडूरा के द्वारा क्या दिया गया है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम की बात जब आप करते हैं तो इसे आप ध्यान देना, इसके उन्होंने कहा बच्चा किससे सीखेगा? अनुकरण करके या नकल करके सीखेगा। जब आपके सामने नकल अनुकरण दिखे तो आप समझ जाना कि अर्बन बंडूरा के सिद्धांत में बच्चा चल रहा है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 8 नंबर का आपका राइट ऑप्शन होगा, वह होगा एक करेक्ट ऑप्शन होगा, स्किनर इज द राइट ऑप्शन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत देखिए, विथ एक्सप्लेन, कहीं नहीं कहीं जो क्वेश्चंस मेरे द्वारा लिखा गया, ऑप्शंस लिखा गया है और एक्सप्लेनेशन किया गया है, कहीं नहीं कहीं कभी ना कभी क्वेश्चंस पूछा गया। इसे आप ध्यान देना। फालतू का हमारे लिखने का मतलब नहीं होता कि हम फालतू का आपको लिखाएं और समझाएं। मेरा मतलब होता कि जितना आपको हम जो पेपर में पूछे गए हैं, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, उसको हम यहीं पर उतार दें और आपके दिमाग में घुस जाए, आपके दिमाग में चला जाए और कंठस्थ हो जाए। 9 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? वाइगोस्की, पियाजे, कोहलबर्ग या कोहलर? जी बात बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 9 नंबर के लिए आप सभी प्रयास कीजिए और बताने का। जब आप बात करते हैं वाइगोस्की के द्वारा क्या दिया गया है? सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और जब आप बात करें पियाजे के द्वारा तो आपको पता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिससे हम जानते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जब आप बात करते हैं कोहलबर्ग की, जब बात करते हैं कोहलबर्ग के द्वारा जब आप बात करते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत। देखिए बार बार लिखा जा रहा है, बार बार लिखने का मतलब यह है कि आप सभी को याद हो जाए इसी प्रैक्टिस क्लास में ही। और कोहलर की बात करें, कोहलर की बात करते हैं तो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन होगा, या जो कथन है बी ऑप्शन राइट होगा। पियाजे का कथन है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह कथन है या श्रेय जाता है पियाजे को, और पियाजे आपका राइट ऑप्शन होगा। पियाजे क्या कहते हैं? बच्चा कैसे किससे अंतःक्रिया करता है? बच्चा वातावरण से अंतःक्रिया करता है। बच्चा कैसे किससे करता है? वातावरण से अंतःक्रिया करता है। अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का सृजन करते हैं। वहीं पे बात करें वाइगोस्की क्या कहते हैं? या तो पियाजे कहते हैं। वहीं पर वाइगोस्की जब बात करते हैं, वाइगोस्की कहते हैं बच्चा कैसे सीखता है? बच्चा तो बच्चा कैसे सीखता है? बच्चा समाज से अंतःक्रिया करता है, समाज से अंतःक्रिया करता है, अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का सृजन करता है। यह कौन मानता है? वाइगोस्की मानते हैं। इसे आप नोट कर लेना, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे तो आप सभी के लिए ही अच्छा ही है, और आप अच्छा करने का प्रयास जारी रखें, क्योंकि आपका भविष्य इसी में है कि आप लोग लगातार मेहनत करें और सीखते चलें। तो 9 का ऑप्शन जो होगा, 9 का राइट ऑप्शन होगा बी करेक्ट होगा। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सीखते चलिए, लिखते चलिए। 10 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? यहां पर महत्व किसको नहीं दिया आपसे पूछ रहा है। कुट लेविन, गुथरी, अब्राहम मैस्लो, क्लार्क हल। जी आप बताएंगे इसमें से किसने नहीं दिया है, आपसे पूछ रहा है
10 नंबर के लिए आप बताने का प्रयास कीजिए। तो आपका होगा जो पुरस्कार को महत्व नहीं दिए हैं वह गुथरी हैं। गुथरी के द्वारा बात करते हैं तो समीपता का सिद्धांत दिया गया है, समीपता का सिद्धांत दिया गया है। और बात करें कुर्लेवन की, जब बात करते हैं तो कुर्लेवन के द्वारा क्षेत्रवाद का सिद्धांत। और जब बात करते हैं अब्राहम मैस्लो के द्वारा तो अफेड़ा का पदानुक्रमिक सिद्धांत, अफेड़ा का पदानुक्रम सिद्धांत। और बात करें क्लार्क हल के द्वारा अफेड़ा का सबलीकरण, देखिए बार बार लिखा जा रहा है अफेड़ा का सबलीकरण का सिद्धांत। इससे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप सभी के लिए बेहतर होगा और आप सभी इसे ध्यान देंगे। आपका राइट ऑप्शन होगा 10 का बी ऑप्शन राइट होगा। 10 का कौन सा राइट होगा? 10 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इससे आप स्क्रीनशॉट ले लें। 11 नंबर के लिए आप सभी देखेंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 11 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने और बताने का प्रयास कीजिए। करा भूख कैसा प्रेरक है? आपसे पूछ रहा भूख कैसा प्रेरक है? करा व्यक्तिगत, सामाजिक, जन्मजात, अर्जित। जी आप बात करते हैं प्रेरक दो प्रकार से अब्राहम मैस्लो ने प्रेरक दो प्रकार बताया है। प्रेरक के दो प्रकार बताया है, इसे आप ध्यान देना। दो प्रकार बताया है। एक की बात करें जिसे उन्होंने कहा जन्मजात प्रेरक, और दूसरे की जब बात करते हैं उन्होंने कहा अर्जित प्रेरक। जन्मजात की बात करें तो जन्मजात में कौन कौन सा आएगा? जैसे भूख प्यास। और अर्जित की बात करें धन, सम्मान, या क्या होता है अर्जित प्रेरक में आता है। तो आप सभी एक्सेट्रा है आदि है, तो इसे आप ध्यान देना। जन्मजात में कौन आएगा? भूख प्यास। अर्जित में आएगा धन और सम्मान। या आप सभी से जब आप सभी ने बीएड या बीटीसी कर रहे होंगे तो वहां पर यह चैप्टर था, प्रेरक से संबंधित मोटिवेशन से चैप्टर था। तो आपका राइट ऑप्शन होगा वह होगा जन्मजात प्रेरक। सी ऑप्शन राइट होगा। 11 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और आप सभी बताने का प्रयास कर रहे हैं आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? वह राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन से आपका करेक्ट होगा 11 का सी ऑप्शन से। 12 नंबर के लिए आप सभी बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा? करा बच्चे का निंदा करना पूछा जा रहा है। बच्चे का निंदा करना किस प्रकार का दंड है? करा सामाजिक दंड, उपेक्षात्मक दंड, भयजन्य दंड, या करा कि मानसिक दंड। बच्चे की जब आप दंड चैप्टर पढ़ेंगे आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दंड चैप्टर जब आप पढ़ेंगे आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह चैप्टर होता है। और आपका राइट ऑप्शन होगा निंदा किस प्रकार की दंड है? निंदा अगर किसी व्यक्ति का आप कर रहे हैं, किसी बच्चे की निंदा कर रहे हैं तो उसके मेंटल पे पड़ेगा, उसके मेंटली प्रभाव डालेगा, इफेक्ट डालेगा मेंटल पर, उसका मस्तिष्क पर उसका प्रभाव होगा। मानसिक रूप से वह दिक्कत में आएगा और मानसिक रूप से वह डिस्टर्ब होगा। इससे आप ध्यान देना। अगर किसी व्यक्ति की, किसी बच्चे का आप निंदा कर रहे हैं तो आप उसका कहाँ पे प्रभाव पड़ेगा? उसके मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ेगा। और जो दंड इस प्रकार का दंड कहलाता है वह मानसिक दंड कहलाता है। आपका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 12 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसे आप लोग इसी शॉर्ट ले लेंगे। निंदा किस प्रकार का दंड है पूछा गया क्वेश्चन है। और जब आप बात करते हैं सुपर टेट की, सुपर टेट लाइफ स्किल्स आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर दंड चैप्टर आपको मिलेगा, दंड चैप्टर मिलेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 13 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करप पुस्तक द वर्जिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति की रचना किसकी है? करा अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, करा मेंडल की, करा रॉबर्ट हुक की। ये आप बताएंगे किसका यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। द वर्जिन ऑफ स्पीसीज किसी पुस्तक है, तो आप बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। यह पुस्तक है चार्ल्स डार्विन की। देखिए दोस्त, जब आप बात करते हैं हेरिडिटी एंड जब आप पढ़ेंगे इन्वायरमेंट,
आनुवांशिकता एवं वातावरण जब चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको हम पढ़ाएंगे, वहाँ पर चीज़ों को समझाएंगे और आप सभी इसे ध्यान देना। तो आपका राइट ऑप्शन होगा वर। यहाँ से चैप्टर बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं, तो आपका राइट ऑप्शन होगा, इसे आप ध्यान देना, आपका राइट ऑप्शन होगा बी करेक्ट होगा। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। यह पुस्तक हमको लगता है, या क्वेश्चन हमें लगता है कि कम से कम 2 से 3 बार पूछा गया है यूपी टेट के पेपर में, अदर स्टेट के टेट के पेपर में भी पूछा गया है। इसे आप ध्यान देना, इसे आप इस पुस्तक के नाम को अपने दिमाग में कंठस्थ कर लेना, और चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है, इसे आप नोट कर लेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी अवस्था अप्रसन्नता की अवस्था कहलाती है। युवावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। आपसे पूछ रहा है एडल्टहुड, आपसे पूछ रहा है इन्फेंसी, आपसे पूछ रहा है जो एडोलसेंस, आपसे पूछ रहा है चाइल्डहुड। तो आप बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो आपसे बता दें हम, अप्रसन्नता की स्टेज उम्र जो अवस्था बोली जाती है, अप्रसन्नता बच्चे खुश नहीं रहते हैं अपने भविष्य को लेकर के, बच्चे अपने भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं कि हमें किस तरफ जाएं। देखिए, जब बच्चा, हमें लगता है कि 11-12 की क्लास में जब बच्चा होता है, जब इंटर पास कर पाता है, तो वह उसका उम्र लगभग हमको लगता है कि 17-18 साल होती है, और 17-18 साल की एज में बच्चे को किशोरावस्था में होता है, और उसे अपने भविष्य के लिए चिंतित होता है कि हम किस तरफ अपने भविष्य को ले जाएं, किधर हम अपने भविष्य को घुमाएं, कि मेडिकल में ले जाएं या इंजीनियर की तरफ जाएं, या फिर हम जो डिफेंस की तैयारी करें, क्या करें। वह खुद नहीं सोच पाता है कि मेरे में क्या कैपेसिटी है, क्या मेरे में चीज़ें हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए बच्चों के लिए कोई मार्गदर्शक के तौर पर कार्य नहीं करता है, तो बच्चा भटक जाता है, उसका जीवन बर्बाद होने की संभावनाएं रहती हैं। तो इस एज में बच्चा अप्रसन्नता की स्टेज बोला जाता है। कौन सा एज होता है, वह बोला जाता है किशोरावस्था, जिसे हम जानते हैं एडोलसेंस। बात करें जब आप बात करते हैं कि किशोरावस्था के जनक कौन है, जनक की बात करते हैं, किशोरावस्था के जनक बहुत इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था के जनक बहुत बार पूछा गया है, और आपका जो जनक बोले जाते हैं मतलब फादर, तो आप इसे ध्यान देने, स्टैनली हॉल, स्टैनली हॉल बोले जाते हैं, इसे आप नोट कर लेंगे। 14 नंबर का आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 15 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। कर अफेड़ा की मूल प्रवृत्ति, अफेड़ा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम कर विलियम मैकडूगल, क्लार्क हल, कर एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, कर सिगमंड फ्राइड। ये आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। ये दोस्त अब इसे हम देखेंगे कि मूल प्रवृत्ति के जनक कौन बोले जाते हैं। मूल प्रवृत्ति के जनक की बात करें, मूल प्रवृत्ति के जनक की जब बात करते हैं तो विलियम मैकडूगल बोले जाते हैं। कौन बोला जाता है? विलियम मैकडूगल बोले जाते हैं। और विलियम मैकडूगल ने कहा मूल प्रवृत्तियां क्या होती है, जन्मजात होती हैं। मूल प्रवृत्तियां क्या होती है, जन्मजात होती हैं। उन्होंने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई? 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई, और उससे जुड़े हुए कितने प्रकार के संवेग बताए? 14 प्रकार के संवेग बताए। इसे आप ध्यान देना। जो विलियम मैकडूगल हैं या किसके जनक है? उद्देश्यवाद के जनक, जिसे हम जानते हैं हार्मिकवाद। यह हार्मिक शब्द किससे बना है? यूनानी भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है, इसे आप नोट करना। यूनानी भाषा का शब्द है, इसे आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और आपका राइट ऑप्शन होगा विलियम मैकडूगल। क्लार्क हल की आपकी बात करें तो सबलीकरण या प्रबलन का सिद्धांत। थॉर्नडाइक की बात करते हैं, थॉर्नडाइक के द्वारा जो दिया गया आपको पता है, यस और बांड की बात करते हैं। मतलब यस और बांड की जब बात करते हैं तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात करते हैं। पहले उद्दीपक होगा फिर अनुक्रिया होगा, उनका कहना था। सिगमंड फ्राइड की बात करें, इसके जनक बोले जाते हैं मनोविश्लेषणवाद के जनक। किसी ने? मनोविश्लेषणवाद के जनक।
और बात करें जिसे हम जानते हैं साइको एनालिसिस भी कहते हैं, मनोविश्लेषणवाद को कहते हैं साइको एनालिसिस। इससे आप ध्यान देना, बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते हैं साइको एनालिसिस। उन्होंने मस्तिष्क पर अध्ययन किया, उन्होंने मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा, का चेतन, अचेतन, अर्धचेतन की बात करते हैं, जो आप सभी को बताया जाएगा और लगातार पढ़ाने का प्रयास जारी है, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आप सभी सीखें और समझें। देखिए दोस्त, यह आप सभी के सामने 15 क्वेश्चन था, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 15 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यह आप सभी के सामने 15 क्वेश्चंस थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रखे गए थे। दोस्त, अगर आप सभी को पीडीएफ चाहिए, अगर आप सभी को क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए, इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, तो आप सभी क्या करेंगे, अगर इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए, देखिए विथ आंसर आप सभी के सामने पीडीएफ रहेगा और आप सभी पीडीएफ चाहिए तो आप सभी कहाँ जाएंगे, टेलीग्राम पे जाएंगे। देखिए आंसर 15 क्वेश्चन आप सभी को पढ़ाए गए और 15 के क्वेश्चन के आंसर भी रखे गए हैं। अगर आप सभी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप सभी जाएंगे आप जाएंगे टेलीग्राम, आप सभी के मोबाइल में, आपके फ़ोन में टेलीग्राम होगा, टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे उत्पल इंस्टीट्यूट, और सर्च करके आपको यही जो आप सभी के सामने जिस चैनल पे आप देख रहे हैं उसका लोगो दिखेगा, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। क्या करेंगे, ज्वाइन हो जाएंगे और ज्वाइन होकर क्या करेंगे, आप वहाँ पे पीडीएफ नोट कर लेंगे। क्या करेंगे, पीडीएफ को आप पीडीएफ ज्वाइन हो जाएंगे और ज्वाइन होकर के पीडीएफ ले लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी के लिए लगातार मेहनत किया जा रहा है, तो आप सभी सेशन को शेयर करते रहेंगे और क्लास को जब भी आपको मौका मिले क्लास को, सेशन को शेयर कर दिया करें, क्लास को पूरा वॉच किया करें और चीज़ों को लिखा करें। जितना आप लिखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, उतना आपके लिए भविष्य में आप सभी कभी भी गलतियाँ नहीं होंगी। देखिए जितना आप प्रैक्टिस करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, उतना आपके लिए बेहतर होता है। मेरा यही कहने का मतलब है कि आप लोग सीखें, समझें और आगे बढ़ते रहें। और आप सभी कम से कम, मैं हमेशा कहता हूं, कम से कम 120 नंबर आप यूपी टेट के पेपर में लाएं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। एक सहायक अध्यापक के रूप में आप प्राइमरी में जाकर के छोटे छोटे नन्हे बच्चों को जाकर शिक्षा दीक्षा दें और बच्चे आगे बढ़ें, अपने भविष्य को उज्जवल करें। तो दोस्तों यही रही आपकी क्लास, तो आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया जाता है, सिखाने का प्रयास किया जाता है। तब तक के लिए अब मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में और नए क्वेश्चन के साथ। अलग तरह के क्वेश्चंस होंगे, अलग तरीके से क्वेश्चन। देखिए आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझाया जाता है, सिखाया जाता है। और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।